हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। पहले ही हमने 5 एक्ट खत्म कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और आज हम शुरू करने वाले हैं द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। रिम्यूनरेशन यानी कि पेमेंट, हम जो भी काम करते हैं उसका जो पेमेंट हमें मिलता है। तो भाई ये जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, इसको लाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो हमें सबको ये मतलब एडमिटेड फैक्ट है कि पहले हमारी सोसाइटी में जेंडर डिस्पैरिटी बहुत थी, है ना। एंड व्हेन विमेन स्टार्टेड वर्किंग, तो वहां पे फिर क्या हुआ कि दे वर नॉट पेड अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मसल पावर होता है वो कम होता है। एंड पीपल स्टार्टेड, और कहीं ना कहीं उनको जरूरत भी होती है ना। आप देखोगे अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, तो वहां पे क्या है कि विमेन को ही हायर करते हैं बिकॉज दे विल इजली वर्क। एक तो बहुत ज्यादा रेगुलर रहेंगी, है ना, अपने काम को बहुत सीरियसली लेंगी। और दूसरा है कि दे विल नॉट चार्ज मच बिकॉज उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो थोड़े कम हैं एज कंपेयर टू मेन। मैं जनरल बात कर रही हूँ, इसको किसी को भी दिल पे लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया, जो कि ये बताता है कि भाई चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, उनको इक्वली पे करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली पे करना चाहिए। तो ये तो एक मोरल लेसन हो गया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट तब तक नहीं होगा या हार्डली इम्प्लीमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि इस पे बेस्ड एक एक्ट ना बन जाए। और तभी ये एक्ट आया, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस एक्ट की क्या जरूरत थी, ठीक है। चलिए अब हम इसको सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ते हैं। एंड टेल मी योर ओपिनियन कि क्या इस एक्ट की जरूरत वाकई में थी। तो आप अपना ओपिनियन मुझे बताइएगा जरूर। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपका ओपिनियन जान सकूं कि डू यू रियली फील कि इस एक्ट की जरूरत इंडिया में थी। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई ये एक्ट कब आया था। तो ये एक्ट पास हुआ था आपका फाइनल 11 Feb 1976 को, ठीक है। 1976 को आपका ये एक्ट जो है वो पास हो गया था, ठीक है। चलिए सबसे पहला सेक्शन, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जस्ट अ सेक। जैसा कि हमेशा बताती हूं मैं कि जो पहला आपका एक्ट, पहला जो सेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, दैट विल बी योर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। हर एक्ट में बेटा, हर एक्ट में जो पहला सेक्शन होगा वो आपको यही बताएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये एक्ट इस नाम का क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो सेक्शन 1 इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है भाई इसका, तो आपको पता है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। शॉर्ट टाइटल इसका क्या है बेटा, तो द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये इसका नाम है। तो नाम आपको पता है, नाम क्या है भाई, तो द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 कहां लागू होता है, तो पूरे इंडिया में लागू होता है ना। और कब आया ये, तो कहा गया कि भाई 11 Feb 1976 को तो ये लागू हो रहा है, इसको 3 साल में आपको इंप्लीमेंट कर देना है ना। 3 साल में, 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं लेना है इसको इंप्लीमेंट करने में। अब कहोगे कि मैडम 3 साल क्यों बोल रहे हैं, तो देखो बेटा उस समय पे क्या है ना, सोशल डिस्पैरिटीज थी, ठीक है। तो किसी भी एक ऐसे एक्ट को लाना जो कि थोड़ा सा रिवॉल्यूशनरी नेचर का है, वो आसान नहीं था, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी ये प्रिविलेज, मतलब एक लिबर्टी मिली कि आप धीरे धीरे स्टेप्स लेकर के धीरे धीरे इंप्लीमेंट करिए, और धीरे धीरे इंप्लीमेंट करके आप इसको 3 साल के अंदर आप इसको पूरी तरीके से लागू कर दीजिए। ऐसा एक लिबर्टी दी गई। इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल से पहले नहीं कर सकते, आप 3 दिन में भी कर सकते हैं, पर एक मैक्सिमम टाइम दिया गया ऑन अ सेफर साइड। तो भाई ये लागू कब हुआ, फाइनली ये कब आया था, तो ये आया था आपका 8 मार्च को। 8 मार्च 1970 में, ज्यादा दिन नहीं लगा, 3 साल नहीं लगा, ठीक है। 11 फरवरी को इसका ऑफिशियल डेट है, और ये लागू हो गया था 8 मार्च 1976 से, ठीक है। पर डेट जो है वो 11 फरवरी ही काउंट करते हैं। चलिए आते हैं डेफिनेशंस पे। सेकंड सेक्शन जो हमारा है, दैट डील्स विद डेफिनेशंस। डेफिनेशंस बहुत सारे ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्ट्स में, ठीक है। तो पहला क्या है भाई, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले से मेरा लेक्चर्स देख रहे हैं, उनको ये डेफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। दिस इम्पॉसिबल कि आपको इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि उस पर्टिकुलर यूनिट को ध्यान देती है, उसको सुपरवाइज करती है, जिस भी गवर्नमेंट के अंडर वो आता है, तो उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही है जो कि सारे रूल्स को बनाती है, ठीक है। चलिए
सेक्शन टू क्या कहता है इसका, पार्ट 2 क्या कहता है, पार्ट 2 कहता है कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट का क्या मतलब है भाई, तो कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब क्या है कि जिस दिन से ये एक्ट आया, जिस दिन से ये एक्ट लागू हुआ, उस दिन से इसके सारे रूल रेगुलेशन को ऑफिशियली ऑन पेपर फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, इंप्लीमेंट होने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जिस डेट को ये लागू हुआ है उस दिन से इसके सारे प्रोविजंस को ऑन पेपर जब भी हम काउंट करेंगे तो ऐसे ही काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड है आपका एम्प्लॉयर। अब ये एम्प्लॉयर शब्द कहाँ डिफाइंड है, तो एम्प्लॉयर वर्ड जो है बेटा वो डिफाइंड है सेक्शन 2F। मैंने बोला ना कि जो जिस चीज का एक्सपर्ट है उसके डेफिनेशन को वहीं पे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 2F ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। ठीक है, यहां पे ये डिफाइंड है और इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां भी इसको डील किया जाएगा। ठीक है, इसका जो पार्ट 4 है, ठीक है, ये 1 2 नहीं है, ABCD है, तो ABC है ये, एंड देन D क्या है, तो D है मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन, मैन मतलब यहाँ पे क्या है, मैन मतलब मेल। ठीक है, ऐसे हमेशा ही ऐसा ही होता है, देयर इज नथिंग समथिंग ऐसा स्पेसिफिक। तो मैन क्या है, मेल, और वुमेन क्या है, वुमेन इज फीमेल। ठीक है, तो मैन एंड वुमेन यानी मेल एंड फीमेल जो है वो अपने अपने स्पेसिफिक एज के यहाँ पे काउंट होंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन की डेफिनेशन दी गई है, तो नोटिफिकेशन ऐसे बोलने से नोटिफिकेशन नहीं हो जाएगा बेटा जब तक वो ऑफिशियल गजेट में नहीं आता है। ठीक है, ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होना चाहिए, ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होना चाहिए, तभी वो नोटिफिकेशन आप नोटिफिकेशन में काउंट करेंगे, अदरवाइज यू वोंट बी काउंटिंग इट एज नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए प्रिस्क्राइब्ड, व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो की रूल्स बताता है, जो ये एक्ट बताता है। ठीक है, सारे डेफिनेशन में लगभग उन्होंने प्रिस्क्राइब पढ़ा है। प्रिस्क्राइब्ड मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ठीक है, चलिए सेक्शन जी मींस रिम्यूनरेशन। भाई ये तो बहुत जरूरी टर्म है क्योंकि एक्ट का नाम ही है इक्वल रिम्यूनरेशन। तो रिम्यूनरेशन होता क्या है भाई, तो रिम्यूनरेशन है बेटा आपका बेसिक पे, बेसिक वेज या सैलरी। ठीक है, जो आपको क्यों मिल रही है, क्योंकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, यू आर following some rules regulations, you are doing some work for the benefit of the company, you are bound by an agreement, and if not फिर भी आप रेगुलर काम कर रहे हो वहां पे, एंड इन रिटर्न आपको उसके लिए जो भी पैसा मिल रहा है, चाहे वो मनी के फॉर्म में मिले, चाहे आपको किसी सर्विस के फॉर्म में मिले, या चाहे वो आपको कुछ कंसेशन के फॉर्म में मिले, कुछ भी, बट इफ यू आर गेटिंग इट दैट इज रिम्यूनरेशन। और वो आपको किस लिए मिल रहा है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन दैट प्लेस। ठीक है, चलिए H है आपका सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। वर्क ऑफ सिमिलर नेचर क्या होता है, व्हाट इज दिस वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, क्योंकि ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होगा बेटा जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वर्क ऑफ सिमिलर नेचर को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो क्या है भाई ये सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, एक ऐसा वर्क जिसमें सेम अमाउंट ऑफ स्किल एफर्ट लग रहा है। ठीक है, जैसे मुझे एक पीपीटी बनाने मिला, आपको एक पीपीटी बनाने मिला, तो दैट इज कि अगर दोनों को ही अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपको पावर पॉइंट चलाना आना चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो ये बेसिक स्किल्स हैं जो कि इस काम को करने के लिए जरूरी है। अगर आपको मान लेते हैं इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, ठीक है, इंग्लिश लिखना नहीं आता, और आपको एक इंग्लिश में पीपीटी बनानी है, ठीक है, तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर मान ले हिंदी में पीपीटी बनानी है, यू डोंट नो हिंदी टाइपिंग, तो फिर वो भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बनाना, है ना। तो क्या होगा कि इफ वी possess द सेम स्किल, और अगर ऐसा हो कि आपको मान लेते हिंदी टाइपिंग आती है, मुझे नहीं आती है, ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर आपको ज्यादा पे हो रहा है तो दैट वोंट बी वर्क ऑफ सिमिलर नेचर ना, क्योंकि आपके पास एक अलग स्किल है जो मेरे पास नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि वर्क ऑफ सिमिलर नेचर क्या होगा कि ऐसा वर्क जिसमें सेम स्किल लगे, ठीक है, सेम स्किल लगे, सेम एफर्ट लगे, ठीक है, और सेम वर्किंग कंडीशंस हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, आई गेस इट्स क्लियर फॉर यू। वर्कर तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी यूनिट में काम कर रहा है, दैट पर्सन इज नोन एज वर्कर। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे वर्ड्स अगर होंगे, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन वो कहाँ डिफाइंड है बेटा, तो वो डिफाइंड है आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। कहाँ डिफाइंड है, तो वो डिफाइंड है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में डिफाइंड है, और यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है।
तो उस केस में क्या करोगे, किससे रेफरेंस लेंगे? तो हम लेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रेफरेंस। क्यों? क्योंकि जब मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा रही थी और मैंने पहला लेक्चर लिया था, देन ओनली आई हैव टोल्ड यू कि भाई ये जो एक्ट है ना, दिस इज नोन एज द बाइबल ऑफ लेबर लॉज। ठीक है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारा कुछ डिटेल में दिया है और बहुत सारे लॉज इसका रेफरेंस लेते हैं बेटा, इसीलिए मैं आपको एक सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और आई होप कि आप भी उसको उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब लेबर लॉ विल बी नथिंग फॉर यू। बारीक से बारीक क्वेश्चन भी ना आप बहुत इजीली लगा पाओगे। ठीक है, चलिए आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया हमारा। अब आते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 क्या कहता है बेटा? एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। एक्ट टू हैव, अब क्या होता है ये ओवरराइडिंग इफेक्ट? एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब कि अगर कोई ऐसा एक्ट है, पहले बन चुका है, जो कि कॉन्ट्रेरी है इससे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, तो उस केस में किस एक्ट को माना जाएगा? तो इस एक्ट को माना जाएगा बेटा, क्योंकि ये एक्ट के पास क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट है। यानी कि अगर कोई लॉ है, कोई ऐसा अवार्ड है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो इसके इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसके हिसाब से नहीं है, और ये एक्ट आया है, तो फिर हम किसको मानेंगे? इस एक्ट को मानेंगे, ना कि जो प्रीवियस चीजें हैं उनको मानेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कह रहा है? देखो आ गया वही चीज, वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। कह रहा है कि ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है भाई? टू पे इक्वल रेम्यूनरेशन। टू पे इक्वल रेम्यूनरेशन, तो क्या सबको, मैनेजर को और क्लर्क को, सबको एक ही जैसा रेम्यूनरेशन दे दें? तो क्या कह रहा है? टू मेन एंड वुमेन, यहाँ पे यानी यहाँ पे जेंडर बाइफर्केशन है। ठीक है, टू मेन एंड वुमेन फॉर सेम वर्क और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। आपको ये टाइटल इतना बड़ा है, फिर भी मैं लिख रही हूं क्योंकि ये टाइटल पढ़ के ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी है बेटा कि वो सबको बराबर पेमेंट दे, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। अगर उन्होंने सेम वर्क या सिमिलर नेचर ऑफ वर्क किया है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पर्सन मेल या फीमेल है, उसको आप बाकी लोगों से कम पे नहीं कर सकते हैं। कि मान ले देयर आर 2 पीपल, वन इज अ मेल, वन इज अ फीमेल, तो आप क्या करोगे कि मेल को 1000 रुपीज दे रहे हो और फीमेल को आप दे रहे हो 800 रुपीज। वाई? दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों सेम वर्किंग आवर में काम कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इसलिए दे रहे हो बिकॉज यू फील दैट विमेन आर नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू वर्क और फलना टिकना, लॉट ऑफ इलॉजिकल लॉजिक्स। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो कि उनको अगर पेमेंट कम दे रहे हो तो दैट विल कम अंडर दिस एक्ट एंड दैट इज पनिशेबल। ठीक है, तो पहला इसका पार्ट यही कह रहा है कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर है जो कि लेस फेवरेबल जो अमाउंट है वो नहीं देगा, ओनली ऑन द ग्राउंड दैट अ पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल, यानी कि जो जेंडर बाइफिकेशन है वो नहीं करना है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा? इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है, अब ये नहीं कि मान ले कि द मेल इज गेटिंग 1000 रुपीज एंड द फीमेल इज गेटिंग 800 रुपीज, तो अब आपको अगर कंप्लेन गई तो आपने मेल का भी 800 रुपए कर दिया। यू कैन नॉट रिड्यूस इट। ठीक है, कि फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस, कंप्लायंस के लिए यू कांट रिड्यूस इट। ठीक है, आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, आप इसको बढ़ाओगे। जो अदर पार्टी है ना, जिसको कम मिल रहा है उसको बढ़ाओगे, कम नहीं करोगे। चलिए थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा है, ठीक है, अगर कुछ ऐसा है कि सेम वर्क है, ठीक है, सेम वर्क है और सिर्फ आपने बाइफर्केशन करा है किस बेसिस पे? तो सिर्फ जेंडर के बेसिस पे बाइफर्केशन करा है, तो जिसको हायर पेमेंट मिल रही है उसके हिसाब से बाकी की पेमेंट्स होंगी। इसका सेम एग्जाम्पल है, जैसे कि 2 लोग हैं, मेल है फीमेल है, फीमेल को 800 रुपीज मिल रहा है, मेल को 1000 रुपीज मिल रहा है, तो उस केस में आप फीमेल का भी 1000 रुपीज करेंगे, ना कि मेल का 800 रुपीज करेंगे। यानी कि अगर 2 लोग हैं या 2 से ज्यादा लोग हैं और सिर्फ जेंडर बाइफिकेशन के कारण ये डिफरेंस हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? जिसका पेमेंट हाईएस्ट है, ठीक है, उसके एवज में आप बाकियों का पेमेंट लाएंगे, ना कि लोएस्ट वाले के में लाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन। भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड while recruiting men and women। देख लो आप, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कितना, क्या हद होगा कि इतनी छोटी छोटी सी बात भी आपको लिखनी पड़ रही है। मतलब कि यहाँ पे जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो कितनी ज्यादा होगी उस टाइम पे, है ना। अब तो खैर बहुत कम हो गया है, पर
ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है, क्योंकि सब लोग एक अलग अलग सोसाइटी में रह रहे हैं। मैं जहाँ रह रही हूँ वहां पे मे भी हो, आप जहाँ रह रहे हैं मे भी वहां पे नहीं हो, तो एक जनरल ओपिनियन हम नहीं बना सकते, क्योंकि रीजन टू रीजन ये डिफर करता है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि इतना ज्यादा जेंडर डिस्पैरिटी थी कि एक अलग से एक्ट ही लाना पड़ा सिर्फ इसलिए कि विमेन को अपने जो वो काम कर रही हैं उस हिसाब से उनको बस इक्वल पे मिल सके। तो आप सोचिए कि मतलब सोसाइटी में कितने सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, एंड दिस इज वन सच रिफॉर्म। तो क्या कह रहा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड वाइल रिक्रूटिंग मेन एंड विमेन वर्कर्स, ठीक है। अगर आप अब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं या लोगों का ओपिनियन हो सकता है कि क्यों ना हम सिर्फ मेल रिक्रूट करें, फीमेल हम रिक्रूट ही ना करें, है ना, क्योंकि मे बी दे आर नॉट सो एफिशिएंट, दो इट्स नॉट, इट्स जस्ट अ मिथ, बट स्टिल जो लोगों की माइंडसेट है उसका क्या ही किया जा सकता है। तो ऐसा एक ओपिनियन हो सकता है कि भाई जो सामने वाला व्यक्ति है वो हो सकता है कि इतना मतलब काम नहीं कर पाएगा, मेल कैन वर्क मोर, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो एक जेंडर बायसनेस कर सकते हैं। तो यही ये एक्ट कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है बेटा आपको। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में या फिर उसके प्रमोशंस में, उसके ट्रेनिंग्स में, ठीक है, या ट्रांसफर में, आप सिर्फ इसलिए कि भाई ये व्यक्ति मेल है तो इसको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए, थोड़ा ज्यादा फेवर मिलना चाहिए, ठीक है, इसकी प्रमोशन अच्छी होनी चाहिए, ये कोई भी एम्प्लॉयर नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता आज के सिचुएशन में कोई ऐसा करता है, पर जो लोग भी करते हैं ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजियो है बेटा, एक प्रोवाइडेड है, ठीक है, एक प्रोवाइडेड दैट है। क्या है भाई प्रोवाइडेड दैट? कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है, एससी है, एसटी है या एक्स सर्विसमैन है, देखते हो जब फॉर्म भरे होगे आप तो वहां पे भी देयर आर सर्टेन कैटेगरीज, ठीक है, बहुत सारे कैटेगरीज हैं, या फिर रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज हैं। अब ये रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज क्या होते हैं, तो ये मैंने बहुत डिटेल में आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पढ़ाया है, इसलिए मैं कह रही हूँ बेटा कि शुरू से शुरू करो, फर्स्ट नंबर से, और फिर आओ आखिरी तक, तो फिर आपको बहुत क्लैरिटी से सब कुछ समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो रिट्रेंच्ड वर्कर्स हैं, तो ये सारे जो लोग हैं उनके लिए अगर कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाया जा रहा है ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, तो ये इनइक्वालिटी में नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, ठीक है, ये कोई ये एक्ट अजूबा ऐसा नहीं है जो आके कह दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि अगर हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज के लिए, अगर आप सेक्शन 16 पढ़ा है आपने, तो अगर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना रहे हैं, ठीक है, फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, तो ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता, मतलब ये इनइक्वालिटी को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि ऐसे तो मेन एंड वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं करना है, लेकिन अगर कुछ कंडीशन ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बेनिफिट कर रहे हैं, तो ये आपका इनइक्वालिटी में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए सेक्शन 6 क्या कहता है कि देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एडवाइजरी कमिटी। एडवाइजरी कमेटी, नाम सही है, एडवाइस है ना, तो एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी, एडवाइस करेगी, और क्या करेगी, ठीक है। तो एडवाइजरी कमेटी का पहला क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा ऐसी एडवाइजरी कमेटी बना सकते हैं, एक से ज्यादा ऐसी एडवाइजरी कमेटी बना सकते हैं। और ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा कैसे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वाया नोटिफिकेशन। ये नहीं कि भाई हमने बोल दिया और कमेटी बन गई, क्योंकि इनके काम की भी रिपोर्ट आएगी प्रॉपर, तो उसकी सैंक्टिटी होनी चाहिए ना। जब अपॉइंटमेंट में सैंक्टिटी होगी, जैसे कि आप जब ऑफिसर बनते हैं तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है ना, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत एक ऑथेंटिक प्रोसेस होता है। तो जब वो ऑथेंटिक प्रोसेस होता है तो आप भी गर्व महसूस करते हैं कि हम इस पूरी जो ये बिल्कुल तपाने वाली प्रोसेस है उससे बिल्कुल जल कर और बिल्कुल निखर कर आए हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये जो एडवाइजरी कमेटी है, ये भी क्या है कि एक नोटिफिकेशन के थ्रू आती है, ना कि ऐसे ही रैंडमली बना दी गई, और इसको अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। तो एडवाइजरी कमेटी बनेगी ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। चलिए सेकंड क्या है कि इस कमेटी में कम से कम मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे भाई, तो मिनिमम 10 मेंबर्स होंगे। देयर विल बी अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। तो मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे, 10 मेंबर्स होंगे, जिसमें कि हाफ वुमेन होंगी, ठीक है। क्योंकि ये कमेटी बेसिकली, देखो ऐसे तो इसका नाम है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है, मतलब कि ये वाइसे वर्सा भी काम करेगा, यानी कि फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तो मेल के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी इसी को कहते हैं।
पर क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो एग्रीव्ड सेक्शन है वो फीमेल है, इसीलिए कहीं ना कहीं हमने एक बायस भी बना लिया है कि इक्वालिटी मतलब औरतें कहीं ना कहीं नीचे है और उनको इक्वालिटी देनी है, ठीक है। जबकि ये तो बहुत जेंडर न्यूट्रल है, एक्ट तो बहुत जेंडर न्यूट्रल है। ये क्या कह रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि औरतों को आप ज्यादा दे रहे हैं, मेल को कम दे रहे हैं, ये भी तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में कवर होगा। पर क्योंकि हमने एक ओपिनियन बना लिया और ऐसा जनरली होता ही नहीं है, मतलब बहुत ऐसा रेयर ही केस होगा जहां पे ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि कहीं ना कहीं मान लिया गया है कि जो लोग हैं, मतलब कहीं ना कहीं विमेन इज द डिप्रेस्ड सेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कितने मेंबर्स होंगे, हाफ विमेन यानी 10 मेंबर है तो 5 उसमें से विमेन होंगी, ठीक है। चलिए, और एडवाइजरी कमेटी क्या क्या एडवाइस करेगा बेटा, तो भाई कैसा एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऑफ वर्क क्या है, ठीक है, इस पे ध्यान देगा कि भाई नेचर ऑफ वर्क क्या है, वर्क आवर्स क्या है, कितने घंटे काम करना है, ठीक है। उसके बाद फिर विमेन एम्प्लॉयमेंट सूटेबल है कि नहीं है, सुटेबिलिटी ऑफ विमेन फॉर, ठीक है, सूटेबल है कि नहीं वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीजें चेक करना इस एडवाइजरी कमेटी का काम है, ठीक है। और ये एडवाइजरी कमेटी अपना खुद के प्रोसीजर से रेगुलेट कर सकती है, ओन प्रोसीजर से रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। और इसके क्या है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, ये एडवाइजरी कमेटी किसको एडवाइस करेगी, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को करेगी। और ये जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, इस एडवाइस के बेसिस पे, ये जो एडवाइस मिल रही है इसको एडवाइजरी कमेटी से, इस एडवाइस के बेसिस पे क्या कर सकती है, डायरेक्शन इशू कर सकती है, डायरेक्शन इशू कर सकती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें ये यहाँ पे कर सकती हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए आते हैं अगले सेक्शन में, दैट इज 7 क्या कहता है, पावर है भाई, किसको है पावर, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को है ना। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हर एक्ट में हमने देखा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास थोड़े बहुत, मतलब थोड़े क्या अच्छे खासे पावर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या पावर है भाई, टू अपॉइंट अथॉरिटीज, किस लिए पावर है, टू अपॉइंट अथॉरिटीज को अपॉइंट करने का पावर है, ताकि देखो इतना सारा रूल हमने बना दिया, इतने सारे रूल्स बना दिए कि भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन इसको चेक कौन करेगा, हु विल चेक इट, तो भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज को अपॉइंट किया है ताकि वो इन क्लेम्स को डिसाइड कर सकें, क्या कर सके भाई, तो क्लेम्स को डिसाइड कर सकें, इसके लिए बहुत सारे अथॉरिटीज को बनाया गया है। तो भाई पहला पार्ट क्या कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैसे भाई, तो बाय नोटिफिकेशन, ऐसे ही नहीं, बाय नोटिफिकेशन, एक ऑफिस मतलब ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती हैं, और वो ऑफिसर कम से कम होने चाहिए लेबर ऑफिसर, ये नहीं कि किसी भी डिपार्टमेंट से किसी को भी ले आए, क्योंकि एक्सपर्ट होना चाहिए इस फील्ड में। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन क्या कर सकती हैं, ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती हैं जो कि एक लेबर ऑफिसर से कम नहीं होगा, और वो क्या क्या करेगा भाई, तो वो करेंगे क्या भाई, कंप्लेंट सुनेंगे, कोई भी कंप्लेंट होती है तो कंप्लेंट सुनेंगे, कि अगर कोई कंप्लेंट हो गई कि एक्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उसको कंप्लेंट को सुनेंगे। और दूसरा क्या है कि अगर नॉन पेमेंट की कंप्लेंट है, अगर नॉन पेमेंट की कंप्लेन है कि भाई जैसा पेमेंट जो है वो इक्वली नहीं पे किया जा रहा है मेल और फीमेल को, तो उस केस को भी ये सुनेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि भाई प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कंप्लेन करना जरूरी है, ये नहीं कि भाई एक आधे पेज का एक वो जैसे होता है ना कि पर्ची पहुंचा दी है, ऐसा नहीं, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, एक प्रिस्क्राइब्ड तरीका है, उस तरीके से ही कंप्लेन किया जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या कहता है कि भाई ये वर्क सिमिलर नेचर का है कि नहीं, एक बहुत वेग टर्म लिख दिया एक्ट ने कि भाई वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, कैसे डिसाइड करोगे, क्या पैरामीटर्स है, मैकेनिकलिटी है इसमें, क्या पता कर सकते हो कि एक ही हो सकता है कि मुझे और आपको पीपीटी बनाने मिला है, मैंने उसमें बहुत सारा 3D इफेक्ट और फलना ढिकना लगाया है और आपने सिंपल टेक्स्ट छाप के दे दिया है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है, तो ये आपको कौन बताएगा भाई, तो ये भी आपको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बताएगी, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी डिसाइड करेगी, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विल डिसाइड, क्या डिसाइड करेगी, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क डिसाइड करने का काम किसका है, तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का है, ठीक है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है कि अगर कोई कंप्लेंट होती है, ठीक है, अगर कोई कंप्लेंट होती है तो फिर अथॉरिटी को क्या करना जाता है, कहा जाता है कि इसके लिए इंक्वायरी करें,
ठीक है। अगर कोई कंप्लेन है तो उसकी इंक्वायरी की जाएगी कि भाई एक्ट का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर एक्ट जो है वो अकॉर्डिंगली जो रिन्यूमरेशन है, जो पेमेंट है वो प्रॉपरली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये इनका काम है कि ये जो ऑफिसर्स हैं वो इंक्वायरीज को पूरी करें, ठीक है। चलिए, इसका फिफ्थ पार्ट क्या कहता है बेटा? फिफ्थ पार्ट कहता है कि अथॉरिटीज जो हैं, जो अथॉरिटी है यहाँ पर, उसके पास पावर कैसी होगी बेटा? तो पावर होगी सिविल कोर्ट जैसी, ठीक है। आईडी एक्ट में भी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी हमने सेम पढ़ा है। तो पावर कैसी होगी? सिविल कोर्ट जैसी, जो कि सीपीसी में डिफाइंड है, वैसी ही पावर इनके पास भी होगी। अब क्या पावर होती है भाई ये? तो भाई ये एविडेंस ले सकते हैं, ही कैन टेक एविडेंस, विटनेस एग्जामिन कर सकते हैं, विटनेस को एग्जामिन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट मुझे ला कर दो, ठीक है। तो जो जो काम सिविल कोर्ट कर सकती है वो सारे काम ये भी कर सकते हैं, मतलब अथॉरिटीज के पास ये सारे पावर्स होते हैं। आई गेस इट्स क्लियर फॉर यू, ठीक है। चलिए, अब इसका पार्ट 6 क्या कहता है? पार्ट 6 कहता है कि अगर कोई बंदा है जो कि अथॉरिटीज के डिसीजन से खुश नहीं है, यानी उसको लगता है कि अथॉरिटीज ने जो डिसाइड किया, ऐसा बहुत रेयरली होता है, पर अगर लगता है ऐसा कि अथॉरिटीज ने जो डिसीजन लिया है उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स को छोड़ दिया है या उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, तो वो क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर वो क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं भाई कंप्लेन? तो ये बताएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समय समय पे बताता रहेगा कि इसकी एपेलेट अथॉरिटी कौन होगी, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएंगे, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ भी ऐसे ही नहीं बताते हैं, नोटिफिकेशन के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएंगे वाया नोटिफिकेशन कि भाई किनको अपील करना है, ठीक है। और वो जो जिनको भी आपने अपील किया है वो या तो कंफर्म कर सकते हैं कि भाई जो करा इन्होंने, अथॉरिटीज ने सही करा है, या तो फिर उसको रिपील कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, तो या तो इसको मॉडिफाई कर देंगे वो कि भाई इसमें कुछ कुछ चेंजेस की जरूरत है, या तो उसको रिवर्स कर सकते हैं कि भाई नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है, हम एक और दूसरा ऑर्डर पास करेंगे, और ये ऑर्डर जो है वो फाइनल होगा। दिस ऑर्डर विल बी फाइनल। अब इसके अगेंस्ट आपका कोई और अपील नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब आते हैं, देयर आर सर्टेन ड्यूटीज, ठीक है, कुछ ड्यूटीज हैं जो कि ध्यान में रखना जरूरी है। तो पहला ड्यूटी है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू मेंटेन रजिस्टर। ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू मेंटेन रजिस्टर, ये बहुत सारे कंडीशन में अप्लाई होता है। मैंने जितने एक्ट पढ़ाए हैं 2-3 में तो है ही, तो आप मुझे बताएंगे और कहाँ कहाँ ये जरूरी है, ठीक है। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस उतने नहीं आएंगे, पर आपको क्लैरिटी तो हो कि हमने जो एक्ट पढ़ा है वो हमें याद भी है कि नहीं है। तो ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू मेंटेन रजिस्टर, रजिस्टर मेंटेन करना हर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि भाई कौन कौन लोग उसके यहाँ काम करते हैं, ठीक है। चलिए, सेक्शन 9 क्या कहता है? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, जो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती है? वाया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर सकती है? तो इंस्पेक्टर हायर, मतलब इंस्पेक्टर को एम्प्लॉय कर सकती है। देयर विल बी इंस्पेक्टर्स, ठीक है। और वो इंस्पेक्टर क्या क्या काम करेंगे तो वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई क्या काम करेंगे इंस्पेक्टर। तो चलिए, पहली चीज तो कही गई है, ये तो पहला है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वाया नोटिफिकेशन इंस्पेक्टर को वहां पे प्लेस कर सकती हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है कि इंस्पेक्टर साहब जो है भाई वो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो हर कोई बनने का सपना देखता है, तो इंस्पेक्टर साहब क्या है? पब्लिक सर्वेंट हैं। तीसरा क्या कहता है कि इंस्पेक्टर साहब के पावर क्या क्या है भाई? तो इंस्पेक्टर साहब के पावर है कि वो क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे एंटर कर रहे हैं, मतलब जब तक जरूरी ना हो, जरूरी हो तो वो भी कर सकते हैं, पर कहा गया है कि रीजनेबल टाइम में, है ना, रीजनेबल टाइम में एंटर कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग में, फैक्ट्री में, या कहीं भी जहां पे भी जरूरत लग रही है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा क्या गड़बड़ है और मुझे चेक करना चाहिए, तो वो एंटर कर सकते हैं। रजिस्टर की डिमांड कर सकते हैं, रजिस्टर या मास्टर रोल्स की डिमांड कर सकते हैं कि भाई दिखाइए अपना, चेक कराइए आपका रजिस्टर, कितने इंप्लॉइज हैं, कितनी फीमेल्स हैं, पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें पावर भी उनके पास है। और क्या कर सकते हैं? एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई एविडेंस मिलता है तो उसको कलेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिन कर सकते हैं, वहां पे जितने लोग हैं, जो सेक्रेटरीज हैं या जो मैनेजर हैं, एजेंट हैं, कोई भी है, उसको एग्जामिन करने का काम है, वो भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कॉपीज बना सकते हैं कि फोटो कॉपीज ले जा सकते हैं रजिस्टर की, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो उनको सही लगता है उसकी ये कॉपीज भी बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द राइट ऑफ द इंस्पेक्टर।
आई गेस ये आपको क्लियर होगा। आज बेटा यहीं तक करेंगे। अगले लेक्चर में ये जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये एक्ट, ठीक है। तो वी विल बी कंप्लीटिंग लॉ, मतलब ऐसा मैंने टारगेट बनाया है कि आई ट्राई कि 1 मंथ के अंदर, जिसमें से कि 10 डेज हो चुके हैं तो 20 डेज आर लेफ्ट, तो 1 मंथ के अंदर ये लॉ पार्ट हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। एंड यू डोंट वरी अबाउट the previous years and all. Once we complete this law portion, we'll come up with previous year of all the subjects, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर करेंगे ताकि आपको भी ये थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि हमारी तैयारी प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि एक तो क्या है कि बहुत डिटेल में मैं कवर कर रही हूँ तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, और जब सपना इतना बड़ा है ना तो फिर ये छोटी छोटी चीजों से डरना नहीं चाहिए। तो प्लीज जा करके एक तो शुरुआत से, और डोंट स्किप। ऐसा नहीं कि अरे ये तो छोटी सी चीज है, क्योंकि वो छोटी सी चीज ही आपको कब बहुत बड़ी हो जाएगी ना आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। आपको लॉजिक्स लगाने में, आपको एलिमिनेशन करने में बहुत हेल्प होगा इससे। तो आप स्किप मत करिएगा और प्रॉपरली बिल्कुल कंटिन्यूअसली लेक्चर देखिएगा, और बिल्कुल क्लैरिटी से। कोई भी डाउट हो प्लीज पोस्ट इट एंड देन आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं एंड आई होप ये आपको बेनिफिट पहुंचाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय।